ये भारत की बात है, होगी देश की हर बात। दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे, सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत स्वस्थ होंगे। और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है G7 में पीएम मोदी का डंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर थे, वापस आ गए। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल है। ये देखिए, इटली की पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी ले रही है, वीडियो बना रही है और ये वीडियो वायरल हो गया है। सुनिए जरा क्या कह रही है। हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम, हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम, हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का इतना क्रेज है कि इटली की पीएम मोदी से मिली, उन्होंने फौरन मोबाइल निकाला अपना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो भी बनाया और बाकायदा बोल रही हैं मेलोडी टीम। सुनिए। हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम, हेलो फ्रॉम द मेलोडी। तस्वीर है जस्टिन ट्रूडो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इस तस्वीर की चर्चा इसलिए है क्योंकि ट्रूडो वही है जो कनाडा के पीएम है। कनाडा जहां निज्जर मारा गया, उसके बाद खालिस्तान को लेकर बवाल हुआ, जब मोदी से मिले। देखिए, भारत पर आरोप लगा रहे थे, मोदी के सामने सिर झुकाकर हाथ पकड़कर खड़े हैं जस्टिन ट्रूडो भी। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, बीजेपी ने इस तस्वीर को साझा किया है। बीजेपी कह रही है मोदी विदेश गए हैं क्योंकि मोदी पर सवाल उठ रहे थे। तस्वीर देख रहे हैं आप, ये सारे विदेशी मेहमान और विदेशी नेता खड़े हुए हैं। मोदी देख रहे हैं कहां खड़े हैं। मोदी सेंटर पर खड़े, बीच में मोदी खड़े हुए हैं, बाकी दुनिया के बाकी देशों के नेता हैं। देखिए, मोदी G7 में गए तो बाकी नेता दाएं बाएं। सेंटर पर कौन है G7 में? सेंटर पर बीच में है, केंद्र में है नरेंद्र मोदी। बीजेपी कह रही है कि मोदी विदेश जाते हैं तो तब में और अब में यह फर्क आया है कि मोदी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। लोगों के बीच मोदी की फैन फॉलोइंग, विदेशी नेताओं के बीच यह है कि मोदी बीच में खड़े हैं और यह सम्मान मोदी के लिए है, यह मोदी के लिए क्रेज है विदेशी नेताओं का। लेकिन बीजेपी ने एक और तस्वीर साझा की। अगली तस्वीर देखिए, G7 2007 जब मनमोहन सिंह गए थे। अब देखिए, ये विदेशी नेता खड़े, ये जॉर्ज बुश खड़े हैं, लेकिन मनमोहन कहां खड़े देखिए जरा। मनमोहन सिंह, बीजेपी कह रही है कतार में सबसे पीछे खड़े हैं, सबसे पीछे में भी सेकेंड लास्ट, पीछे से दूसरे नंबर पर है मनमोहन सिंह। बीजेपी का कहना है यह फर्क आया है तब में और अब में। मोदी जाते हैं तो बीच में खड़े होते हैं, कांग्रेस के राज में मनमोहन सिंह जाते थे तो पीछे कतार में खड़े होते थे। लेकिन देखिए, विरोधी, मोदी विदेश में थे तो विरोधी क्या कह रहे हैं। विरोधी मोदी की सरकार गिराने की तैयारी में, विरोधी इस उम्मीद में कि मोदी तो विदेश में। विरोधी रोज गिनतियां गिन रहे हैं, 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 12 महीने या 1.5 साल। विरोधी कह रहे हैं इतने दिन में मोदी की सरकार गिर जाएगी। रिपोर्ट देखिए। तीसरी बार पीएम बनने के बाद मोदी इटली के दौरे पर थे। G7 की बैठक में दुनिया मोदी का लोहा मान रही थी। हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम। बाइडेन, मैक्रो से लेकर मेलोनी और सुनक मोदी से गर्मजोशी से मिल रहे थे, लेकिन देश में मोदी विरोधी सरकार गिराने की दुआ कर रहे थे। अल्पमत सरकार कब गिरेगी, इसकी टाइमलाइन बता रहे हैं। मोदी विरोधी रोज सुबह उठकर मोदी की सरकार गिरने का दिन, तारीख और महीना बता रहे हैं। मोदी विदेश में थे, विरोधी ख्वाब देख रहे थे कि कुछ दिन में ही मोदी की सरकार जाने वाली है। माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। लंगड़ी सरकार है, कब गिर जाएगी, कब ठोकर लग जाएगा, कोई पता नहीं। ये सरकार जनता की इच्छा से नहीं बनी, बहुमत भाजपा का बहुमत नहीं। इस मैनिपुलेटेड मेजॉरिटी पे प्रधानमंत्री ज्यादा दिन तक इस सरकार को चला नहीं पाएंगे। लेकिन अब बीजेपी पलटवार कर रही है। देश में पहले भी गठबंधन सरकारें रही हैं और 5 साल तक चली हैं। अब सवाल यह है कि पहले भी देश में गठबंधन सरकारें रही हैं, लेकिन मोदी के लिए क्यों कहा जा रहा है कि मोदी ज्यादा दिन सरकार नहीं चला पाएंगे?
मोदी की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि पहले भी इस तरह की सरकारें चली हैं। उदाहरण देने जा रहा हूं, देखिए जरा। इससे पहले जब सरकारें चली हैं तब की तस्वीर आप देख रहे हैं। आपको मैं सबसे पहले लिए चलता हूं। इस वक्त कांग्रेस कह रही है मोदी के पास 272 नहीं 240 के आसपास है, इसलिए चाहिए 272, इसलिए सरकार गिर सकती है। लेकिन 2004 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार के पास थे 145 सांसद, 272 नहीं थे, 145। लेकिन 5 साल ये सरकार चली, बीजेपी के पास सिर्फ 138 थे, 272 चाहिए। 2009 5 साल बाद फिर चुनाव हुए, कांग्रेस के पास तब भी 272 नहीं थे, 206 सांसद थे। आज जितने बीजेपी के हैं उससे भी कम। बीजेपी के 116 थे, लेकिन उसके बाद भी 2009 के बाद 5 साल सरकार चली। आज 24 में कांग्रेस के 99 सांसद हैं, 100 से भी एक कम है। और बीजेपी के 2004 के कांग्रेस, 2009 के कांग्रेस से आज 24 में भी ज्यादा है, 240। लेकिन विरोधी क्या कह रहे हैं? विरोधी कह रहे हैं कि मोदी की सरकार गिरने वाली है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसके पीछे एक वजह है। वजह यह है कि मोदी सीएम से लेकर पीएम तक रहे बहुत से पदों पर, लेकिन इस दौरान मोदी ने गठबंधन की सरकारें नहीं चलाई हैं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहे 2001 से लेकर 2014 तक, 14, 19 और 24 में पीएम भी है। करीब 23 साल से मोदी सत्ता में है और पहले 13 साल तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और फिर 10 साल से मोदी देश के प्रधानमंत्री। वो न कभी विपक्ष में बैठे हैं, न कोई चुनाव हारे हैं, ये सच है। चुनाव लड़ने से पहले ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद तय था। 2001 में मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब नरेंद्र मोदी विधायक तक नहीं थे और मतलब सीएम बनकर ही गुजरात विधानसभा पहुंचे मोदी। सीएम बनने के 4 महीने बाद उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था और फिर लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 2014 में उन्हें बीजेपी ने पीएम उम्मीदवार बनाया, उससे पहले सांसद भी नहीं थे। मतलब तय था कि चुनाव जीतेंगे तो मोदी पीएम बनेंगे। बताने का मतलब यह है, जब तक मुख्यमंत्री रहे तो अकेले सत्ता में आए, कोई गठबंधन की सरकार नहीं थी। प्रधानमंत्री बने 14 में, अकेले सत्ता में आए, 336 सीटों के भारी बहुमत के साथ पीएम बने मोदी। इस तरह मोदी पीएम बनकर पहली बार संसद पहुंचे थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में आए, तब भी बड़ी जीत मिली, किसी सहयोगी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बीजेपी को अकेले 303 और एनडीए को 353 सीटें मिल गई थी। यह थी मोदी की ताकत। अब 2024 में पहली बार मोदी गठबंधन के भरोसे पीएम बने। बस सिर्फ यही लालसा, लालच है विरोधियों की कि मोदी पहली बार गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। जबकि मोदी नीतीश के साथ रहे, नीतीश गए भी और फिर आए भी, चंद्रबाबू नायडू के साथ रहे भी और गए भी और फिर आए भी। यही विरोधियों का ख्वाब है कि सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। सुनिए। एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। जो ये भाजपा की एनडीए की सरकार जो बनी है, ये बैसाखी पे चल रही है और लंगड़ी सरकार है। कब गिर जाएगी, कब ठोकर लग जाएगा, कोई पता नहीं। तीसरी बार में कांग्रेस को 99 भी नहीं पार कर पाया। वो कांग्रेस दूसरों को क्या कहेगा? एथ्रोलॉजी के सिवा उनके पास कोई शब्द नहीं है। श्री खड़गे का बयान अफवाह फैलाना। लोकसभा चुनाव के नतीजे दर्शाते हैं जनता ने एनडीए गठबंधन को 300 के आसपास सीटें दी हैं, बहुमत में है। प्रथम दिन से कह रहा हूं, इट इज अ कोलिशन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ये विरुद्धों का सामंजस्य बिठाने की कोशिश है और ऐसी कोशिशें कामयाब नहीं होती कि बाय मिस्टेक उन लोगों को कुछ बल मिल गया है। यहाँ की जनता थोड़ा भ्रम में आ गई इसलिए, और नहीं तो वो 100 के नीचे का कि 50 के नीचे वो लोग रहते हैं। सरकार बनी थी तो कांग्रेस पार्टी के पास भी बिल्कुल बहुमत नहीं था। आज तो बीजेपी के पास 241 सीटें हैं। तो यूपी की सरकार अगर 10 साल चलती है
तो मोदी जी की सरकार, एनडीए की सरकार क्या क्यों नहीं चलेगी? कम मैंडेट मिलना, मेजोरिटी से कम मैंडेट मिलना ये संदेशा देता है कि देश की जनता इनसे ट्रस्ट है और आने वाले समय में ये सरकार पूरा अपना 5 साल का कार्यक्रम। इसी गलतफहमी में ये अभी जो है वो 5 साल ही रहेंगे, फिर अगले 5 साल भी इसी गलतफहमी में रहेंगे, फिर पता नहीं उसके बाद क्या होगा इनका। इस चक्रव्यूह से बाहर निकलिए। अब तो थोड़ा बहुत जनता ने आपको जनादेश दे दिया है, तब भी उसको आप सम्मान नहीं कर रहे हैं। अभी भी आप उस गलतफहमी में है कि हम सरकार गिरा देंगे, हम सरकार उठा देंगे, सरकार भगा देंगे। अरे कुछ पॉजिटिव करेंगे, कंस्ट्रक्टिव करेंगे तो आपको फायदा होगा, नहीं तो अदरवाइज इसी तरह से आप घूमते रहेंगे। अब मैं आपको दिखाऊं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार गिरने के सपने विरोधी बेशक देख रहे हो, लेकिन मोदी विदेश में है, विदेश में चर्चाओं में है, ये देख रहे हैं। ये सेल्फी मेलोनी ले रही है पीएम मोदी के साथ। किसी ने सेल्फी लेते हुए तस्वीर ली है। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही क्रेज है कि इटली की पीएम, वैसे राहुल गांधी का ननिहाल है इटली, सोनिया गांधी का घर है, इटली की पीएम मोदी के साथ सेल्फी ले रही। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने यह वीडियो शेयर किया है और पीएम मोदी के साथ 5 सेकंड का यह रील वायरल हो गया। कुछ ही देर में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को देख लिया। डालते ही 1 करोड़ लोग। सोशल मीडिया पर दोनों पर मीम्स बनाए जाते हैं, दोनों पीएम के नाम को जोड़कर। जैसे इटली की पीएम का नाम है मेलोनी और मोदी, मेलोनी का मेलो और मोदी का डी मिलाकर मेलोडी कहा जाता है। अब मेलोनी ने खुद ट्रोलर्स को अपने अंदाज में जवाब दिया है। सोशल मीडिया के मजाक में पहली बार वो इटली की पीएम कूदी। वीडियो में मेलोनी ने कहा हेलो फ्रॉम मेलोडी टीम, यानी मेलोडी टीम की तरफ से हेलो। इस वीडियो को लाखों लोगों ने कुछ ही देर में साझा भी कर दिया। हाल के दिनों में मोदी मेलोनी की 5वीं मुलाकात है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मेलोनी के वीडियो को रीट्वीट किया। पीएम मोदी ने लिखा भारत इटली मित्रता अमर रहे। इसके बाद कंगना रनौत ने मेलोडी वीडियो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। कंगना ने लिखा मोदी जी औरतों को ऐसा ही महसूस कराते हैं। मोदी जी के सबसे प्यारे गुणों में से एक यह है कि वो महिलाओं को यह महसूस कराते हैं कि वो उनके पक्ष में है और चाहते हैं कि उनका उत्थान हो। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पीएम मेलोनी सोचती हैं कि मोदी जी उनकी टीम मेलोनी से हैं। सोशल मीडिया पर मेलोनी का वीडियो, अब तक आपको बताऊं, इस वीडियो को लगभग 2 करोड़ लोग देख चुके हैं। 2 करोड़। हैशटैग मेलोडी के साथ वीडियो शेयर किया गया। कई घंटों से हैशटैग मेलोडी ट्रेंड कर रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर मोदी के साथ क्यों सेल्फी लेना चाहते हैं सियासतदान, क्यों विदेशी नेता मोदी के साथ तस्वीरें खिंचवाना चाहते हैं। उसकी एक तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये मेलोनी और ये पोप फ्रांसिस, इनके साथ जो मेलोनी ने तस्वीर डाली है उसको देखने वाले लोगों का नाम आप पढ़ रहे हैं, व्यूज 1 मिलियन है। 1 मिलियन व्यूज है इसको देखने वालों का। फुल स्क्रीन लीजिए प्लीज। 1 मिलियन। सिर्फ 10 लाख लोगों ने देखा है इस तस्वीर को जो मेलोनी ने पोप के साथ डाली है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। दूसरी तस्वीर देखिए, पीएम मोदी की तस्वीर जो अभी डाली है मेलोनी ने। इस तस्वीर को 19.6 मिलियन लोगों ने देखा है। 19.6 मिलियन लोग, यानी लगभग 2 करोड़ लोग देख चुके हैं। यानी मोदी के साथ तस्वीर डाली तो 2 करोड़ लोगों ने देखी, पोप फ्रांसिस के साथ डाली तो 10 लाख लोगों ने देखी। बस यही फर्क है मोदी के साथ तस्वीरें खिंचवाकर डालना और किसी और दूसरे नेता के साथ डालना। अब मैं आपको दिखाता हूं, COP28 में जब मोदी से मिली थी मेलोनी, तब भी मोदी के साथ तस्वीर खिंचाई, डाला और ऊपर लिखकर मेलोडी हैशटैग करके। देखिए 12.2 मिलियन व्यूज थे, यानी लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने इस तस्वीर को देखा। यह तस्वीर 2 दिसंबर 2023 को डाली गई थी। इसे 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने देखा। जो अब डाली गई आज, उसे 2 करोड़ लोगों ने देखा। अब मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए इटली और वहां उन्होंने तस्वीरें भी खिंचवाई, लेकिन बड़े नेताओं से मोदी मिले। कौन कौन से बड़े नेताओं से मोदी की मुलाकात हुई, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, ये पूरा एल्बम आ गया है मोदी का। G7 समिट के दौरान मोदी और बाइडेन की मुलाकात हुई। दोनों नेता बेहद गर्मजोशी के साथ मिले। बाइडेन ने मोदी को गले भी लगा लिया। इस दौरान वक्त की कमी की वजह से द्विपक्षीय बैठक दोनों के बीच नहीं हो पाई।
कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से भी मोदी मिले। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के बाद यह पहली मुलाकात है दोनों की। निज्जर की हत्या के बाद दोनों देशों में तनाव और टेंशन बढ़ गया था। अगली तस्वीर देखिए, इटली में कैथोलिक चर्च के हेड पोप फ्रांसिस से मिले मोदी। बातचीत के दौरान मोदी का सहारा लेकर चलते हुए पोप नजर आए। मोदी ने पोप को कहा कि भारत आइएगा, न्योता भी देकर आए। यह तस्वीर देखिए, जबरदस्त तस्वीर है, पहचानिए इन्हें। यह जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला है, जिनसे मोदी गर्मजोशी से मिले। जॉर्डन जो है वो इजराइल से लगा हुआ है। मोदी ने अब्दुल्ला से बहुत पुरानी यारी भी है उनकी। 2018 में आपको याद होगा कि मोदी फिलिस्तीन जाना चाहते थे, तो जॉर्डन ने मोदी को हेलीकॉप्टर दिया और उनके पीएम ने कहा आप मेरे हेलीकॉप्टर से जाएंगे। उन्होंने कहा आप मेरे मेहमान हैं। मोदी से कहा मेरे घर बिना खाना खाए नहीं जा सकते हैं। ये देखिए, मोदी ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से भी मुलाकात की और 14 जून को ओलाफ शोल्ज का जन्मदिन भी था। लगातार तीसरी बार जीत से मोदी की धाक और ज्यादा बढ़ गई है। तीसरे टर्म का मोदी का पहला दौरा इटली का रहा। रूस यूक्रेन जंग में मोदी ने तटस्थ रहना पसंद किया, लोगों को यह पसंद आता है। इजराइल के दौरे पर जाने वाले पहले पीएम बने, यह निर्णय मोदी का। 30 साल में यूएई जाने वाले पहले पीएम बने मोदी। पाकिस्तान और चीन से भी दोस्ती की कोशिश की मोदी ने। 16 साल बाद अचानक मोदी ने पाकिस्तान का दौरा भी किया। अपने पहले कार्यकाल में मोदी 5 बार चीन गए। मोदी के इसी अंदाज ने दुनिया को उनका फैन बना दिया है। आपको सुनवाने जा रहा हूं सीआईआई के प्रेसिडेंट संजीव पुरी को, सुनिए, क्योंकि जब कोई विदेशी नेता जाता है अपने देश से दूसरे देश में तो उसका बहुत मकसद और मतलब कारोबार से भी जुड़ा होता है। सीआईआई इसे कैसे देख रहा है, सुनिए। देखिए, ये जो G7 की ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट ग्रुपिंग है दुनिया में। तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण जो इश्यूज हैं ग्लोबल साउथ के रिलेटिंग टू एनर्जी ट्रांजिशन और सम ऑल्सो ग्लोबल इश्यूज अबाउट डिजिटल ट्रांजिशन, AI एक्सेट्रा। इसके ऊपर में सम इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस टेक प्लेस। सो इट इज़ गुड एंड that the Honorable Prime Minister is participating and he has provided tremendous leadership in B20. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उद्योग जगत भी तारीफ कर रहा है। जब दूसरे देशों के साथ रिश्ते अच्छे होंगे तभी कारोबार भी अच्छा होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, भागवत से मिले योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में, आपको बताऊं, योगी गोरखपुर में थे, लेकिन योगी का एक कनेक्शन पशुओं के साथ भी है। तो योगी चिड़ियाघर गए, गोरखपुर के ही सांसद रहे, वहां से लगाव और जुड़ाव अलग है। उसके बाद देखिए, योगी ने भालू को आइसक्रीम खिलाई। योगी इससे पहले भी गए थे बाघ के पिंजड़े तक। और ये आप देख रहे हैं भालू, गर्मी बहुत ज्यादा है, बेजुबान जानवर भी परेशान है इस गर्मी में, चिलचिलाती गर्मी में। योगी ने भालू को ठंडक का एहसास कराया। अब अगली बात यह कि आज ये बड़ी मुलाकात हुई, योगी आदित्यनाथ बनाम मोहन भागवत, दोनों की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में, यह मुलाकात इसलिए चर्चा में है क्योंकि ज्यादातर एक्सपर्ट विश्लेषक इस मुलाकात पर नजर बनाए हुए। इस मुलाकात को लेकर बहुत सी अटकलें लगाई जा रही हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीट कम हो गई, आरएसएस ने साथ नहीं दिया क्या, इसलिए कम हो गई। एक ये भी अटकल है। दूसरी अटकल यह है कि योगी आदित्यनाथ और संघ की मुलाकात के पीछे क्या कोई और सियासी मायने भी है। मोहन भागवत 5 दिन तक गोरखपुर में है, यह मुलाकात क्या उस वजह से हो रही है? रिपोर्ट देखिए जरा। क्या देश की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है? इस तरह के तमाम कयास लगने शुरू हो गए हैं, क्योंकि आज अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच मुलाकात हुई। लोकसभा चुनाव नतीजों को देखते हुए यह मुलाकात काफी अहम है और इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी इसे औपचारिक मुलाकात बता रही है। कोई दरार हो नहीं सकती, क्योंकि दोनों के दोनों संगठन राष्ट्रवाद की बात करते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, इसलिए कोई दरार होने का इशू नहीं है। दरअसल यूपी में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हुआ। जहां बीजेपी को 75 सीटें मिलने की उम्मीद थी, वहां पार्टी को 33 सीटें मिली हैं।
जबकि बीजेपी की सहयोगी दलों का आंकड़ा केवल 3 पर पहुंच पाया है, जिसका असर यह हुआ कि एनडीए की सरकार तो बनी लेकिन बीजेपी बहुमत से दूर रह गई। अब सवाल यह है कि मुलाकात हुई, क्या बात हुई, इसको लेकर बहुत सी बातें की जा रही हैं। कोई भी सियासत से इतर मुलाकात होती है तो उसको लेकर सवाल भी उठते हैं, विरोधी भी सवाल कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ मोहन भागवत से मिले, मुलाकात हुई, अभी भी चल रही मुलाकात। संघ ने मुलाकात को कहा यह बिल्कुल शिष्टाचार मुलाकात है, बीजेपी ने भी इसे शिष्टाचार मुलाकात ही कहा है, लेकिन बेवजह कोई मुलाकात होती नहीं। दरअसल मोहन भागवत इस वक्त गोरखपुर में है और संघ के 5 दिवसीय शिविर में भाग ले रहे हैं। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का पुराना क्षेत्र भी है, गोरखपुर धाम यही है और जिसके महंत खुद योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। ऐसे में संघ प्रमुख से योगी का मिलना बहुत लाजमी भी है। इस मुलाकात का दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह कि यूपी में लोकसभा चुनाव बीजेपी हारी, कम सीटें जीती, बीजेपी संघ से निकली है, योगी यूपी के सीएम है। ऐसे में चुनाव में हार जीत पर बात ना हो ऐसा संभव नहीं है। खबर है कि दोनों के बीच यूपी में हार को लेकर मंथन हुआ है, लेकिन मंथन में क्या निकला, आगे क्या होगा, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। जल्दी ये तस्वीर साफ होगी। सियासी मायने ये है कि आगे क्या कोई बड़ा बदलाव होने वाला है, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। इस मुलाकात का एक और पहलू भी है, क्या रिश्ते सुधारने। संघ प्रमुख ने पिछले दिनों एक बयान जारी किया था जिसमें बीजेपी की चुनाव में हार से इसे जोड़कर देखा गया। भागवत ने भाषण में अहंकार शब्द का इस्तेमाल किया जो चर्चा में रहा, जिस पर बहुत बहस और डिबेट हुई। मीडिया में इसे बीजेपी ने खासतौर पर मोदी से जोड़कर देखा गया। हालांकि बाद में संघ ने इस पर अपनी तस्वीर भी साफ कर दी है, कहा अहंकार शब्द सरकार के लिए नहीं था। संघ प्रमुख का बयान आया कि किसी व्यक्ति के लिए भी यह शब्द नहीं था। संघ नेता इंद्रेश कुमार ने भी अहंकार शब्द का इस्तेमाल किया था। दो संघ के बड़े नेता एक ही शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंद्रेश कुमार ने कहा था प्रभु राम सभी के साथ न्याय करते हैं, राम की भक्ति तो हुई लेकिन अहंकार भी दिखाई दिया। प्रभु ने बड़ी पार्टी बनाई लेकिन शक्ति नहीं दी है। इस बयान को सीधे सीधे बीजेपी से जोड़ा गया है और हालांकि बाद में इंद्रेश कुमार ने इस पर सफाई भी दी है, कहा उनका बयान किसी पार्टी या नेता का नहीं था। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता आरपी सिंह। कोई दरार हो नहीं सकती क्योंकि दोनों के दोनों संगठन राष्ट्रवाद की बात करते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, इसलिए कोई दरार होने का इशू नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को मज़ा आता है दरार खड़ा करने में, इस ढंग से एक माहौल खड़ा करने में। वे अपनी तरफ से जो मर्जी करते रहे, हमारे बीच में कोई किसी प्रकार की कोई दरार नहीं है। आइए उत्तर प्रदेश के बाद आपको लिए चलता हूं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की स्थिति क्या है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें कम हुई तो अखिलेश और कांग्रेस को लग रहा है यूपी में हम मजबूत हो गए। उसी तरह महाराष्ट्र में बीजेपी की सीटें कम हुई तो एमवीए महाविकास अघाड़ी को लग रहा है हम यहां मजबूत हो गए तो अब अगला चुनाव भी मिलकर लड़ेंगे, यानी विधानसभा चुनाव इसी साल अक्टूबर में होना है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की एमवीए ने बाकायदा। आपको बताऊं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, इन नेताओं ने क्या कहा, लेकिन अब तैयारी क्या है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एमवीए 7 चुनाव लड़ेगा। पहली बात, महाविकास अघाड़ी ने आज इस बात का बाकायदा ऐलान कर दिया है। महाविकास अघाड़ी ने घोषणा की महाराष्ट्र में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। बैठक में शरद पवार, उद्धव, पृथ्वीराज चौहान शामिल हुए। बैठक के बाद तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ लड़ने से ज्यादा बीजेपी पर हमले करते दिखे। शरद पवार ने तंज कसा तो उद्धव ने मोदी पर सवाल उठाए। जहां जहां मोदी गए वहां वहां हम जीते, इसलिए मोदी को धन्यवाद करना चाहता हूं। अगले चुनाव में मोदी ज्यादा चुनावी सभाएं करें ताकि हम मोदी की वजह से विधानसभा चुनाव जीतें। महाराष्ट्र की जनता क्या कुछ कह रहे पृथ्वीराज चौहान। महाराष्ट्र की जनता का आभार है, जनता ने हमारे उम्मीदवारों को जिताया है। लोकसभा में वोट मिले, विधानसभा में भी मिलेंगे। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार की जल्द विदाई होने वाली है। उद्धव ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें आईना दिखाया है। यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र बचाने की थी। केंद्र में एनडीए सरकार है जो अस्थिर सरकार है। महाविकास अघाड़ी 7 चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। चुनाव में एमवीए ने कोई गलत नैरेटिव सेट नहीं किया है।
आइए अब आपको सुनवाते हैं इन नेताओं को, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। इनके हौसले बुलंद हैं चुनाव जीतने के बाद। मंथन बीजेपी मंथन कर रही है कि हम चुनाव हारे नहीं हैं, हम कहीं न कहीं नैरेटिव के कारण चुनाव हार रहे हैं और हमारे खिलाफ एक गलत नैरेटिव तैयार किया। तो फिर दिया क्यों था? और आप ही के लोगों ने कहा था कि उन्हें संविधान बदलना है। फिर जो उन्होंने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी, मंगलसूत्र तुमसे तोड़ना, वो क्या असलियत थी? अच्छे दिन आएंगे वो तो हम भूल गए, वो नैरेटिव का क्या हो गया? ये शक्तिशाली मानकर तीनों घटक के लोग काम कर रहे हैं कि INDIA में एक दूसरे के साथ शक्ति परीक्षण जो शुरू हुआ है, ये निश्चित रूप से महाराष्ट्र की राजनीति को नुकसान पहुंचाने वाला है। गलती से 99 सीट आ गई हैं। हाँ। अगली बार चुनाव लड़ने तो उनकी 99 सीट आने वाली नहीं है। और ये अलायंस कितने दिन चलेगा देखते रहिएगा। मेरी बात नोट कर लीजिएगा, हम दिसंबर में बैठेंगे, ये अलायंस टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अब आपको बताता हूं कि आखिर हौसले बुलंद है क्यों। इसलिए बुलंद है क्योंकि दो गठबंधन है। पहला देखिए जरा, एक है महायुति यानी बीजेपी, शिवसेना और अजित पवार का गठबंधन। दूसरा गठबंधन यानी महाराष्ट्र की विधानसभा की लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी। दूसरा गठबंधन, अगली तस्वीर दिखाऊं, दूसरा गठबंधन है कांग्रेस का, उद्धव का और शरद पवार का। दरअसल इन्हें उम्मीद यह है कि इस बार ये सरकार पलट देंगे। ऐसा क्यों? जबकि आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा वोट परसेंटेज में फर्क नहीं है दोनों के चुनाव नतीजे आने के बाद। 43%, 43% वोट बीजेपी को मिले हैं लोकसभा में, और बीजेपी यानी महायुति को, इस गठबंधन को, और 44% वोट इस गठबंधन को मिले। टक्कर कांटे की है। और यह है रिजल्ट, देख लीजिए आपके सामने लोकसभा का नतीजा है। कांग्रेस को 48 में 13 सीटें मिली, कांग्रेस की तो लॉटरी लग गई। उद्धव को 9 सीटें और एनसीपी शरद पवार को 8 सीटें मिली। बीजेपी को 9 सीटें, शिवसेना शिंदे को 7 सीटें और अजित पवार की पार्टी को 1 सीट। लेकिन वोट परसेंटेज में ज्यादा फर्क नहीं है। विधानसभा में कैसे कन्वर्ट होगा यह देखना दिलचस्प होगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं उद्धव के प्रवक्ता आनंद दुबे और महाराष्ट्र में मंत्री छगन भुजबल। हमारे महाविकास आघाड़ी के सभी नेता आपस में समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं। आने वाली विधानसभा में हम पूर्ण बहुमत की सरकार देने जा रहे हैं। 2-4-6 महीने की और बात है। जैसे ही महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होंगे, आपके माध्यम से पूरे राज्य को, देश को पता चल जाएगा कि महाविकास आघाड़ी की सत्ता आ गई है। इन्हीं सब बातों को लेकर आज एक धन्यवाद था। हमको तो 2 ही सीट मिले सही मायने में लड़ने के लिए। दूसरी बात ये मानता हूँ कि थोड़ी सी जो है पीछे हट हुई है, मगर ये देश में दूसरे राज्यों में भी तो ये हुआ है। तो उसके कारण जो है ये सिर्फ अजीत पवार गठ ये है, ये कहना मैं वाजिब नहीं समझता हूँ। ठीक है, उनकी आलोचना करने का किया है। आइए अब आपको लिए चलता हूं एक बहुत दिलचस्प खबर की तरफ। कैसे सत्ता बदलती है और सब कुछ बदलता है और समय का पहिया 180 डिग्री घूमता है। देखिए जरा, चंद्रबाबू नायडू ने शपथ ली मुख्यमंत्री के तौर पर आंध्र प्रदेश की। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने, इनके इतिहास के कुछ पन्ने पलट कर आपको दिखाता हूं, चंद्रबाबू नायडू जेल भी गए। अगली तस्वीर दिखाऊं, चंद्रबाबू नायडू को खींचकर गाड़ी में भरकर ले जाया गया था जेल। जब जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी और जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री थे, तब चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी हुई थी। उन्हें जेल ले जाया गया, थाने में बिठाया गया। ये उनकी गिरफ्तारी की तस्वीर देख रहे हैं। उन्हें जिस वक्त लेकर जाया गया, अब सरकार बदल गई, मुख्यमंत्री बन गए चंद्रबाबू नायडू। जगन मोहन सरकार से बाहर है, तो जगन मोहन के घर आज बुलडोजर चल गया। अगली तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए, जगन मोहन के घर नायडू का बुलडोजर पहुंचा है और ये नायडू का बुलडोजर चल रहा। फुल स्क्रीन लीजिए इसे जरा। ये पूर्व मुख्यमंत्री का घर है और यहां नायडू ने बुलडोजर भेजा। बाहर की आप जो तस्वीर देख रहे हैं, इसे तोड़कर गिरा दिया गया। सियासत में बहुत से लोग इसे बदलापुर भी कह रहे हैं कि अब नायडू के पास सत्ता आई है तो अब जगन की बारी है। आइए अब आपको पूरी कहानी बताता हूं। दिलचस्प कहानी है इस लड़ाई की, और सियासत में पहली लड़ाई नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की तस्वीरें बदले की देखने को मिली है। देखिए क्या हुआ, ये देख रहे हैं, ये बुलडोजर अमूमन योगी आदित्यनाथ के पास रहता था। अब नायडू साहब ने उधार ले लिया।
आंध्र प्रदेश में नया एक्शन शुरू हो गया है और जगन मोहन के आवास पर बुलडोजर चल गया। हैदराबाद में लोटस पॉन्ड पर बुलडोजर चला। लोटस पॉन्ड आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम का आवास है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। जीएचएमसी ने बुलडोजर चलाकर अवैध गार्ड होम को तोड़ दिया है। लोटस पॉन्ड का जो गार्ड होम है यह सड़क अतिक्रमण कर बनाया गया था, जिसकी वजह से फुटपाथ और सड़क में बदलाव किया गया था। इससे जनता को आने जाने में काफी परेशानी हो रही थी, बहुत दिक्कतें हो रही थी। सरकार को इस बारे में बहुत सी शिकायतें भी मिली थी, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन तब जगन की अपनी सरकार हुआ करती थी, तब सरकार बदल गई, अब नायडू मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब जब जगन सीएम थे तब नायडू पर एक्शन लिया था उन्होंने। भ्रष्टाचार के आरोप में नायडू को गिरफ्तार कर लिया गया था। नायडू को उनकी वैनिटी वैन से देर रात खींच कर उठाया गया। तब नायडू राज्य के दौरे पर थे, वैनिटी में आराम कर रहे थे। उस वक्त आंध्र प्रदेश की सीआईडी ने नायडू के खिलाफ एक्शन लिया था। तब सीआईडी सीधे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के कंट्रोल में हुआ करती थी। चंद्रबाबू नायडू को हाईकोर्ट से जमानत लेनी पड़ी, जमानत लेकर बाहर आए थे। यह थी इसकी कहानी। चंद्रबाबू नायडू के लिए यह अच्छा वक्त लौट आया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक दिलचस्प खबर कि कैसे कश्मीर में हालात बदल रहे हैं और उधर पीओके में हालात खराब हो रहे हैं। आतंकिस्तान पर डबल अटैक हो गया है। हुआ क्या दरअसल मैं आपको बताऊं। तस्वीर देख रहे हैं। पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे थे। आज कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। कश्मीरी युवा सड़कों पर उतरा है और आतंकवाद के खिलाफ नारे लगा रहा है, आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठा रहा है। सुनिए। पाकिस्तान का मतलब क्या? लोगों का कब्जा। तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए, इन्होंने जनाजा उठाया हुआ है। कश्मीर में आप देख रहे हैं आतंकियों का जनाजा उठ रहा है, कंधे पर जनाजा ले रखा है। जिसकी तस्वीर लगी है ये वो आतंकी जिसने रियासी में वैष्णो देवी जा रहे भक्तों पर फायरिंग की थी, उस बस पे जिसमें 10 लोगों की मौत हुई। देखिए, हाफिज सईद और मसूद अजहर का फोटो है और ये जनाजा लेकर जा रहे हैं कश्मीर में आतंकवाद का। ये कश्मीर में आप देख रहे हैं आतंक के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीर देखिए। पाकिस्तान से आजादी की मांग हो रही है। हम क्या चाहते हैं? आजादी। ये नारे लग रहे हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में। सुनिए। कश्मीर आतंक के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। लोग सड़कों पर हैं, नारे लगा रहे हैं, हमें आतंक से आजादी चाहिए। सरहद के उस पार भी ऐसे ही प्रदर्शन हो रहे हैं। हजारों लोग सड़कों पर हैं, विरोध कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। फर्क बस इतना है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से आजादी। मतलब जम्मू कश्मीर के लोग सबसे बड़ा दुश्मन आतंकवाद को मानते हैं और उसके खिलाफ जंग छेड़ दी है। तो पीओके के लोग अपना सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान को मानते हैं और उसके खिलाफ बगावत की आवाज तक बुलंद कर दी है। और आइए अब मैं आपको बताऊं कि क्या फर्क आया है कश्मीर में और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में। जो सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है पाकिस्तान को, जो उन्हें खुद के हाथ जलाने पर मजबूर कर देगा। ये देखिए जरा, 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, एक तस्वीर पीओके की। पीओके में लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आजादी मांग रहे हैं। और दूसरी तरफ भारत का कश्मीर है जहां अमन और शांति और विकास की बात हो रही है। देखिए दोनों में फर्क क्या है। कश्मीर आतंकवाद के खिलाफ यहां प्रदर्शन हो रहा है आज,
पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना पुलिस का ऑपरेशन चल रहा है। पीओके में प्रदर्शन दबाने पाक सेना उतर गई। कश्मीर में देश के बाकी हिस्सों की तरह चुनाव हुए। पीओके में लोकतंत्र सिर्फ दिखावे के लिए। कश्मीर में पर्यटन कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर है। पीओके आतंकी अड्डों के लिए मशहूर है। कश्मीर में हाईवे और रेल मार्ग का लंबा जाल है। पीओके में आधे पीओके में सड़क बिजली तक नहीं है। कश्मीर में बॉर्डर के इस और 24 घंटे बिजली आती है और पीओके में 6 से 8 घंटे बिजली नहीं रहती है। कश्मीर में भारत के दूसरे हिस्से जैसी तरक्की है। पीओके में महंगाई पाकिस्तान से भी ज्यादा है। कश्मीर में आटा 40 से 50 रुपए, चावल 50 से 70 में। पीओके में आटा 800 में है, चावल 500 रुपए किलो है। कश्मीर में नए नए प्रोजेक्ट और तेजी से विकास हो रहा है। पीओके में पढ़ाई और नौकरी गायब है। कश्मीर में G20 जैसे ग्लोबल कार्यक्रम होते हैं। पीओके में कोई बड़ा आयोजन नहीं होता है। कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है। पीओके पाक का जबरन और अवैध कब्जा है। कश्मीर के लोग दहशतगर्दों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और पीओके के लोग पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान में उन आतंकवाद की फैक्ट्रियों को बंद करेंगे और मैं पाकिस्तान से कहना चाहता हूं, अब जम्मू कश्मीर के आवाम से हकीकतन वो पर्दा उठ चुका है। जो आप मजहबी प्ले कार्ड इस जम्मू कश्मीर में चला रहे थे, आज कश्मीर की आवाम दहशतगर्दी को रिजेक्ट कर रही है। हम ये चाहते हैं कि जो यहाँ से इन पानी से बिजली पैदा हो रही है, इस पानी जो बिजली है ये हमें रियायती निर्खों पर दी जाए और जो जिस पानी से पंजाब में सिंध में गंदम पैदा हो रही है, वो आटा वो गंदम हमें सब्सिडाइज दी जाए। और हम उस वक्त तक रोडों पर खड़े हैं जब तक हमारे ये जो जायज कानूनी और अखलाकी तलबात पूरे नहीं होते। हम अपनी जदोजहद से पीछे नहीं हटेंगे। ये मुर्दे इतने बेज़मीर होते हैं, इतने बेगैरत होते हैं कि वो खामोश बैठते हैं, दूर से तमाशा देखते हैं। अरे भाइयों, ये कोई सियासी जलसा नहीं है। सोचो, ये आपका पेट का मसला है, ये आपके पेट के लिए जलसा है, ये आपके आने वाले नस्लों के हुकूक के लिए जलसा है। आज हमें अफसोस है कि हम एक ऐसे माशरे में पैदा हो गए। और अब मैं आपको बताऊं कि कश्मीर में अच्छी चीज ये कि कश्मीर की आवाम सड़क पर उतर रही आतंकवाद के खिलाफ और बंदूक भी उठा रही है आतंकवाद के खिलाफ। देख रहे हैं आप, ये VDG है जो वहीं के नागरिक हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद वो आतंकियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाकायदा हथियार लिए हुए, देख रहे हैं, पोजीशन ले रहे हैं, इन्हें सिखाया जा रहा है। देखिए तस्वीरें, इन्हें गांव के ये नागरिक हैं, गांव के रहने वाले हैं उसी जगह के, और इन्हें सेना ट्रेनिंग देती है बंदूक चलाने की, आतंकियों से मुकाबला करने की, लोहा लेने की, और उसके बाद आतंकियों से दो हाथ करते हैं, आतंकियों के सामने खड़े होकर बंदूक चलाते हैं। ये ताकत सेना इन्हें दे रही है। अगली तस्वीर देखिए जरा। जम्मू में सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि आतंकियों की नजर इस वक्त जम्मू पर है। टारगेट जम्मू, ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है, गाड़ियां रोककर जगह जगह चेकिंग हो रही। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, कुपवाड़ा में हथियार बरामद हुए। ये देख रहे हैं, पिस्टल रखी हुई आगे, ये बरामदगी हुई है। गृह मंत्रालय इसको लेकर पूरी तरह से एक्शन में है। एक बड़ी बैठक होने वाली, आपको बताऊं, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक को लीड करेंगे। जो हालात बने हुए, क्योंकि पिछले दिनों रियासी में जो वैष्णो देवी जा रही बस पर अटैक हुआ, उसको लेकर सरकार चिंतित है। जम्मू में एक हफ्ते में 4 कायराना आतंकी हमले हुए और इसके बाद सरकार और सेना कड़े एक्शन में। पहले मोदी ने शाह और डोभाल के साथ बैठक की, सेना को आतंकियों पर कार्रवाई की खुली छूट दे दी। अब जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्री बड़ी बैठक करने वाले। नॉर्थ ब्लॉक में शाह की मीटिंग में अजीत डोभाल भी होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल केंद्रीय गृह सचिव रहेंगे। सेना और पुलिस के बड़े अधिकारी बैठक में मौजूद होंगे। जम्मू में किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी हो रही। कश्मीर की तरह जम्मू में आतंकियों के समर्थकों पर एक्शन होगा। दहशतगर्दों के मददगारों की संपत्ति जब्त हो सकती है। आतंकी समर्थकों के परिवार को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। आतंक को मदद करने वाले देश समाज से कट जाएंगे। बैठक में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर भी बात होगी। 2 हफ्ते बाद जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा शुरू होगी और दावा यह है कि यात्रा से पहले आतंकी दहशत फैलाना चाहते हैं। आतंकियों की चाल नाकाम करने के लिए
चौकसी और बढ़ाई जाएगी। वैसे सेना और पुलिस के एक्शन का असर भी दिखने लगा। जम्मू कश्मीर में बड़े ड्रग टेरर रैकेट पर शिकंजा कसा है। कुपवाड़ा में ड्रग हथियार के साथ 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 500 ग्राम हेरोइन, 5 किलो विस्फोटक और 76 जिंदा कारतूस मिले हैं। डोडा रियासी समेत पूरे इलाके में छापेमारी और गश्त बढ़ा दी गई है। आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा वीडीजी के जवान क्या कुछ कह रहे हैं, जो बंदूक हाथों में लेकर आतंकियों से मुकाबला करने को तैयार है, और डीजीपी क्या कह रहे हैं। सेक्शन हमें तो यही है कि गांव का पूरा हमें डे नाइट ड्यूटी करनी है, जान माल की रक्षा करनी है पूरे गांव की। हाँ, फुल ट्रेनिंग मिली है, उनको तो डर रहेगा। हम वेपन से लैस हैं, सब हमें ट्रेनिंग हमारे रहते हुए जब तक यहाँ पूरी वीडीसी है, गांव पूरा सेफ है सर, कोई नहीं आ सकता। हम डे नाइट पेट्रोलिंग पे रहते हैं अपने गाँव में। सारे के सारा जो चैलेंज है पार से आ रहा है कि ये तादाद में बहुत ज्यादा नहीं है, तो चूहे की तरह हैं, तो पर है इस तरीके से कि बंदूक है और निहत्थे लोगों के सामने मतलब उनको मौका मिल जाता है। उनको ऊपर से भी इसी तरीके से इंस्ट्रक्शंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली से कि साहब हम और मजबूत करेंगे अपने टीमों को, गाड़ियों में, नाइट विजन डिवाइस में, वेपन में, ट्रेनिंग में, और हम इनको चुन चुन के मार डालें। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज एक और अफसोसनाक खबर सामने आई देवभूमि से। देवभूमि में दर्दनाक हादसा हो गया और बहुत सी जानें चली गई। तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, देख रहे हैं, ये ट्रैवलर बताया जा रहा है जो दर्शन के लिए जो भक्त इसमें सवार थे, ये ट्रैवलर पलट गया, 200 फीट खाई में जाकर गिरा है। खाई में जाने के बाद देखिए जरा तस्वीर आप देख रहे हैं, ट्रैवलर की हालत क्या हो गई है, इसमें जो सवार थे उनका हाल क्या है। बताया जाता है जो बचाने के लिए कूदे 3 लोग, उसमें से भी 2 लापता हैं। अगली तस्वीर देखिए, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, एम्बुलेंस पहुंची फौरन मौके पर, जो लोग स्थानीय लोग हैं वो पहुंच गए, देख रहे हैं आप, क्योंकि खाई बहुत गहरी है। स्थानीय लोग पहुंचे मौके पर, बचाने की कोशिशें शुरू हुई। और अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, उसके बाद एयरलिफ्ट किया गया, हेलीकॉप्टर पहुंचा वहां पर, हेलीकॉप्टर ने एयरलिफ्ट किया है और सीधे ऋषिकेश एम्स ले जाया गया जहां इलाज शुरू हुआ। आइए आपको बताता हूं कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। ये लोग आगे जा रहे थे दर्शन करने के लिए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में यह बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। एक टेम्पो ट्रैवलर बेकाबू होकर अलकनंदा नदी में गिर गया। टेम्पो ट्रैवलर में लगभग 26 यात्री सवार थे जो दिल्ली से बद्रीनाथ धाम जा रहे थे। अचानक आज सुबह बेकाबू टेम्पो सड़क की बाउंड्री तोड़ते हुए सीधे खाई में जा गिरी और इस भीषण हादसे में 14 सैलानियों की मौत हो गई, 12 इसमें घायल हैं। हादसे की खबर मिलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रशासन और स्थानीय लोग फौरन मदद के लिए पहुंचे। नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, साथ ही टेम्पो और उसमें फंसे लोगों को निकाला गया। इस हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी थे जिन्हें बड़े अस्पताल में ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर लगाए गए। थोड़ी देर में उन्हें एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स ले जाया गया। सीएम पुष्कर धामी भी घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे और सभी के बेहतर इलाज का भरोसा दिलाया है। आशंका जताई जा रही है कि ड्राइवर को नींद की झपकी आने से यह हादसा हुआ है, क्योंकि हादसे के वक्त हाईवे पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं था और ड्राइवर ने दिल्ली से रुद्रप्रयाग तक लगातार टेम्पो चलाया। फिलहाल हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मृतक परिवार को पीएम राहत कोष से 2-2 लाख रुपए मदद का ऐलान किया गया, जबकि घायलों को 50,000 की राहत राशि दी जाएगी। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आईजी। जो नोएडा से आगे जा रही थी यहाँ रुद्रप्रयाग की तरफ, तो रैतौली जगह है रुद्रप्रयाग से पहले, वहाँ पर लगभग 150 से 200 मीटर गहरी खाई है, वहाँ पर गिर गया है, जिसमें से 7 लोगों की डेड बॉडी तो रिकवर कर लिया है, 9 लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया गया है, जिसमें से एक की डेथ होना ज्ञात हुआ है। ड्राइवर भी बहुत गंभीर रूप से घायल है, इसलिए स्पष्ट नहीं हो पा रहा है अभी कि टोटल कितने लोग इसमें सवार थे। लिहाजा पुलिस, हमारे SDRF और स्थानीय लोग लगे हुए हैं वहाँ रेस्क्यू के लिए। घायलों का इलाज यहाँ पर जो है जो जरूरी है सबको इलाज मिल रहा है और उनके परिवार के लोगों को भी जो है अभी सूचना की जा रही है उनकी जानकारी करके, और जैसे मिल जाएगा आगे का इलाज उनका अच्छा हो उसके लिए सारे समुचित प्रबंध यहाँ अस्पताल प्रबंधन ने किए हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से दुर्घटना में लापरवाही सामने आई तो कोई कार्रवाई होगी, उसकी जाँच के आदेश दें। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सियासत की दुनिया से एक और बड़ी खबर है। जैसे मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र में मिल मिलकर लड़ेंगे, दिल्ली में
वो प्यार, वो मोहब्बत कैसे बेवफाई में बदल गई है। दिल्ली में कांग्रेस आप में घमासान मच गया है। सोचिए, ये सब कुछ दिन पहले तक मिल रहे थे, मुलाकात कर रहे थे, दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत चल रहा था, मिलकर लड़ रहे थे। अरविंद केजरीवाल कन्हैया के लिए प्रचार कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि कांग्रेस को वोट दीजिए। राहुल गांधी भी उस चुनाव क्षेत्र में थे जहां आपका कैंडिडेट था। राहुल ने भी झाड़ू पर बटन दबाया। अब देखिए क्या हुआ, अगली तस्वीर दिखाऊं। दिल्ली में पानी को लेकर मारामारी चल रही है, मारामारी है, केजरीवाल सरकार घिरी हुई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। अगली तस्वीर दिखाऊं। आज कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। जी हां, बीजेपी नहीं, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है आतिशी के घर के बाहर, और मटका फोड़ प्रदर्शन है। सुनिए जरा। ये आतिशी जो अरविंद केजरीवाल की सरकार में मंत्री हैं, सीनियर मंत्री हैं, आतिशी के घर के बाहर मटका फोड़ प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है अरविंद केजरीवाल पानी नहीं दे पा रहे। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों को प्यासा मार रहे हैं। ये कन्हैया है, यहाँ से खड़े हो रहे हैं। यहाँ पे आपको पंजे का बटन मिलेगा, 2 नंबर का बटन है। 2 नंबर के बटन दबा के भारी बहुमत से जिताना है। दिल्ली में 4 जून का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता गले मिल रहे थे, झप्पियां पा रहे थे, एक दूसरे को जिताने के लिए जोर लगा रहे थे। ये कन्हैया है, यहाँ से खड़े हो रहे हैं। यहाँ पे आपको झाड़ू का बटन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको पंजे का बटन मिलेगा। 2 नंबर का बटन है, 2 नंबर के बटन दबा के भारी बहुमत से जिताना है। चुनाव परिणाम के 2 हफ्ते भी नहीं बीते हैं और दिल्ली में कांग्रेस और आपके रास्ते अलग हो गए हैं। दिल्ली में जारी जल संकट पर कांग्रेस सड़कों पर उतर गई है, केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार बता रही है। आज दिल्ली की सत्ता इनके हाथ में है। अगर पानी चोरी होता है, पानी लीकेज होता है, तो किसकी जिम्मेदारी है? आज दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। ये अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। दिल्ली में पानी का संकट अभी भी बना हुआ है। दिल्ली में जो पानी की सप्लाई आ रही है, लगातार उसमें कमी चल रही है। यानी इस समय दिल्ली में 70 MGD पानी कम प्रोड्यूस हो रहा है। लगभग 10 साल पूरे होने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के। इन्होंने दिल्ली को न तो साफ पानी दिया, न तो पानी दिया कई इलाकों में। ये सारी समस्या टैंकर माफियाओं को कौन फला फुला रहा है? पहले कांग्रेस फलाती फुलाती थी, आज आम आदमी पार्टी फला फुला रही है। दर्द पे राजनीति करना मुझे नहीं लगता कि ये ठीक समय है सियासत करने का। दिल्ली के करोड़ों लोग जिस संकट से जूझ रहे हैं, उस संकट में अगर आप उन्हें हौसला दे सकते हैं, समाधान दे सकते हैं सियासत करने की बजाय, तो दिल्ली वाले आपको अपना साथी समझेंगे। दिल्ली की सरकार है और केंद्र की सरकार है, उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जनता तक पानी पहुंच सके। लेकिन पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम के सिवा पानी की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। उन पर जाकर हमें मटका फोड़ प्रदर्शन कार्यक्रम करना पड़ा ताकि ये सरकार जो गूंगी और बहरी हो गई है उसको जगा सके। आम आदमी पार्टी से एक ही सवाल है कि वाटर टैंकर माफिया से आपका रिश्ता क्या कहलाता है? आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज नोएडा में भीषण आग लग गई एक इमारत में। देख रहे हैं आप, ये फैक्ट्री बताई जा रही है। इस फैक्ट्री में आग लगी, बताया जा रहा है केमिकल फैक्ट्री थी, इसमें आग लगी और उसके बाद कई और अड़ोस पड़ोस की दुकानों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, गाजियाबाद में भी आग लगी। गाजियाबाद की फैक्ट्री की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मौके पर दमकल की गाड़ियां गई, भीषण आग थी ये। दिल्ली NCR में आज कई दुकान और फैक्ट्रियां आग का गोला बन गई। भीषण गर्मी के बीच आग के कहर से हड़कंप मच गया।
नोएडा में कपड़ा बनाने वाली 2 फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग की लपटें इतनी भयंकर हैं कि 2 किलोमीटर से दिखाई दे रही, 2 किलोमीटर दूरी से दिखाई दे रही। फैक्ट्री में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दोपहर करीब 12 बजे आग लगी। आग बुझाने के लिए 29 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उतरी। 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नोएडा से सटे गाजियाबाद में भी भीषण आग की लपटों से सहम उठा गाजियाबाद की एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। केमिकल के ड्रमों में धमाके से आग भड़की और आसपास की 2 फैक्ट्रियों को अपनी चपेट में ली है। केमिकल होने की वजह से पानी से आग नहीं बुझ पा रही थी। गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ और बागपत तक से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगाई गई। 18 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने 100 से ज्यादा चक्कर लगाए, तब जाकर 2 फैक्ट्रियों की आग बुझाई जा सकी। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है कि 8 नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ है। 8 नक्सली, उससे पहले बीजापुर में कैसे आईडी को डिफ्यूज किया गया, तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस ने लीजिए जरा आईडी, 2 आईडी थे जिन्हें डिफ्यूज किया गया और जोर का धमाका। पुलिस ने लीजिए तस्वीर। ये बीजापुर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। नारायणपुर में 8 नक्सली मारे गए। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये नारायणपुर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, कैसे उस जगह तक जहां ये एनकाउंटर हुआ वहां हमारे जवान पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इलाका इस तरह का है। वहां देख रहे हैं आप, सुरक्षा बल के जवान पहुंच रहे हैं। आइए आपको सुनवाता हूं क्या कुछ कह रहे हैं नारायणपुर के एसपी, जहां 8 नक्सली ढेर किए गए। 4 जिलों में कांकेर, नारायणपुर, दांतेवाड़ा और कोंडागांव, चारों की डीआरजी थी और पिछले 2 दिनों से हमारे विभिन्न क्षेत्रों में सर्च अभियान जारी था, मुठभेड़ भी जारी था। और आज सुबह जब मुठभेड़ का एक एपिसोड खत्म हुआ तो उसके बाद सर्च में हमें 8 हथियारबंद और वर्दीधारी नक्सली की बॉडी बरामद हुई है। ऑपरेशन जारी है, अभी तक डिटेल्स नहीं आई है और शिनाख्ती नहीं हो पाई है। जब फोर्सेस बाहर आएगी, फोर्सेस बाहर आने में समय लगेगा, उसके बाद फिर हम उसकी डिटेल दे पाएंगे। बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और आज ही 8 नक्सली मारे गए हैं और पूरी लड़ाई में हम देखेंगे तो बड़ी अच्छी सफलता हम लोग को मिली है। तो आतंकवाद हो या नक्सलवाद, करारा जवाब मिल रहा है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से क्विक हील ब्रेक के लिए।